हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारुल मेंटोर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक और नया टॉपिक दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये हमारा पार्ट 4 है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे से, क्वेश्चनियर से, एक्सपेरिमेंट से, तो वो जो डाटा होता है वो रॉ फॉर्म में होता है। इसलिए और जो वो डाटा है वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, मतलब फैला हुआ होता है, बिखरा हुआ होता है, और उसको समझना और एनालाइज करना दोनों ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। डाटा को ऑर्गेनाइज करने से जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसानी से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं और उसको यूज़फुल बना सकते हैं। अब रॉ डाटा का मीनिंग देखो। रॉ डाटा का मतलब होता है कि जो डाटा ओरिजिनल होता है, मीन्स ओरिजिनल फॉर्म में होता है, बिना किसी अरेंजमेंट के। वो अनअरेंज्ड और अनक्लासिफाइड डाटा होता है, उसे हम रॉ डाटा कहते हैं। रॉ डाटा बहुत ज़्यादा बल्कि और कंफ्यूजिंग होता है, हम इसको डायरेक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस रॉ डाटा से ही स्टार्ट होता है। ओके, अब बात करते हैं नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन रॉ डाटा। हमें इस ऑर्गेनाइज करने की नीड क्यों होती है रॉ डाटा को? देखो, सबसे पहले जो रॉ डाटा होता है वो बल्कि और कंफ्यूजिंग होता है, और इसको कंपेयर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट डाटा को ऑर्गेनाइज करने से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट एनालाइज करने के टाइम दोनों ही बचा सकते हैं। और डाटा को ऑर्गेनाइज करके हम एक करेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसी भी लार्ज डाटा का। ओके, अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है रॉ डाटा को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, और रॉ डाटा को हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। ठीक, ऑर्गेनाइज डाटा आसानी से हम इसको रीड भी कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ भी सकते हैं और इजी कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डाटा प्रेजेंट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है। ठीक, उसके बाद हम उसको क्लासीफाई करते हैं, मींस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। देन उसकी एक क्लास रेंज या फिर क्लास इंटरवल बनाते हैं। उसको फिर हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ये कुछ हमारे स्टेप होते हैं डाटा को ऑर्गेनाइज करने के। अब बात करते हैं सबसे पहले क्लासीफाइंग ऑफ डाटा क्या होता है। इट मीन्स डाटा को सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना। इससे क्या होता है, जो डाटा का बल्क होता है वो कम हो जाता है और डाटा इजीली समझ आने लग जाता है, और हम इसका एक कंपैरिजन पिक करना पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। क्लासीफाइंग मीन्स रॉ डाटा को बाद में जो कन्वर्ट किया जाता है या कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद क्लासीफाइंग ऑफ डाटा 4 टाइप से हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम टाइम के बेस पे करते हैं। देन ज्योग्राफिकल या फिर स्पेक्टिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम एरियाज डिवाइड कर देते हैं एरियाज के अकॉर्डिंग, लाइक स्टेट, सिटी, दैट। देन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, एंड देन इज लास्ट क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। और हम जब डाटा को क्लासिफाई करते हैं तो वो डाटा की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब हम इन चारों को वन बाय वन डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया जाता है। टाइम क्या क्या हो सकता है, जैसे कि ईयर, मंथ, डेज। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन से हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आसानी से उसमें कितना चेंज आया वो समझ सकते हैं, और मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं उनको भी आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज़ की ग्रोथ हो रही है या फिर वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है, हम वो भी एनालाइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2015 से 2024 में, इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज आया है पॉपुलेशन में, हम वो आसानी से इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल या फिर स्पेक्टिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में हम डाटा को प्लेस या फिर रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। प्लेस जैसे कि स्टेट, कंट्री, सिटीज, ठीक है। इससे हम डिफरेंट एरियाज को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और या फिर डेमोग्राफिक्स की स्टडी आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि स्टेट वाइज लिटरेसी रेट, मीन्स किस स्टेट में कितने मेल्स कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं और कितनी इलिटरेट हैं, हम इससे वो आसानी से पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, मीन्स हम इसमें क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि जेंडर, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब। और ये डाटा कभी भी न्यूमेरिकली हम इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ये डाटा हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, और इसमें हम एक ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बेस होता है, मीन्स हम इसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, और जो डाटा को क्लास इंटरवल में ग्रुप्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब हम इसमें बनाएंगे, जैसे कि इनकम ग्रुप, एज ग्रुप, ये सब, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स जिसकी वैल्यू ही अलग अलग वेरी करे। वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होती रहती हैं, मतलब हर ऑब्जर्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू हमेशा अलग ही आएगी, जैसे कि मार्क्स, ये सब। और हम वेरिएबल्स को स्टैटिस्टिक्स के अंदर समझते हैं, और इसको हम मेजर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन या क्वांटिटेटिव डाटा का पार्ट होते हैं। अब वेरिएबल्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दो टाइप के। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस। और जब भी हम कोई भी क्लासिफिकेशन करेंगे वो वैल्यू की नेचर पर डिपेंड करेगी, एंड ये दोनों ही क्वांटिटेटिव डाटा का पार्ट हैं। फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स। डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक और सेपरेट वैल्यू ही हमेशा लेते हैं, मीन्स काउंटेबल होते हैं नेचर में, और इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट वैल्यू पॉसिबल होती ही नहीं है। जनरली पूरा होल नंबर्स होते हैं, मीन्स जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स, इसको हम जितने वो कार्स या नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको गिनेंगे, जैसे कि 3 स्टूडेंट 3 कार्स। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 2 कार्स एंड हाफ साइकिल। इसमें जो जिसका जितने नंबर हैं हम उसको टोटल काउंट करेंगे। 3 कार्स हैं तो 3 कार्स ही हैं। ओके, अब बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अब जो ये कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो एक रेंज या फिर एक वैल्यू के अंदर ही वैल्यूज होती हैं, वो मेजर कर सकते हैं हम, बट हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक। और इसमें जो इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 2 पॉइंट्स के बिटवीन ही रेंज करेंगी। और इसमें डेसिमल पॉसिबल होता है, इसमें होल नंबर जैसा कुछ नहीं है, जैसे कि 2.4, ठीक, 2.6, इसमें पॉइंट हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल देखें तो जैसे कि हाइट, वेट, टेम्परेचर, हम इन तीनों को मेजर करते हैं, कभी भी काउंट नहीं करते। हम कभी हाइट को ऐसे थोड़ी बोलेंगे 10 हाइट है उसकी, 6 हाइट है उसकी, नहीं ना। 2.5, 6 फुट, इसको हम मेजर करते हैं ना कि काउंट, ठीक। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? देखो, इसमें क्या होता है कि हम डाटा को क्लास में अरेंज करते हैं, मींस एक फ्रीक्वेंसी शो करते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है, कितने टाइम वो अक्कर हो रही है। इसको हम क्लास इंटरवल्स के थ्रू एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसमें पुट कर देते हैं। हर फ्रीक्वेंसी को हम जितनी भी वो क्लास में आ रही है उसको काउंट करते हैं, और इसकी मदद से हम लार्ज डाटा की एक समरी रेडी कर सकते हैं और हम इसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखो, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और आपको आसानी से समझ आएगा। हमारे पास यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन है कि 20 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है अपने एग्जाम में। सबसे पहले हमने उन मार्क्स को देख कर एक क्लास इंटरवल रेडी करी। उसके बाद सपोज करो 10 से 20 वाले मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, हमने वो देखा।
तो हमारे पास सपोज 0 to 10 मार्क्स वाले बच्चे 2 हैं, 10 to 20 वाले 5 हैं, 20 to 30 8 हैं एंड 30 to 40 5 हैं। इन सबको हमने एक फ्रीक्वेंसी दे दी। और जब भी प्लीज़ एग्ज़ाम में अगर आपके पास ऐसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसमें ऐसा एग्जाम्पल ज़रूर डाल के आना। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो, सबसे पहले हमारे पास रो डाटा है ये, ठीक, जिसमें हमें डिफरेंट मार्क्स गिवन है बच्चों के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अपने आप एक बार करके देखना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रो डाटा को एक स्कैटर्ड है ये बहुत ज़्यादा, इसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे अब सबसे पहले, ताकि हम इसको आसानी से समझ पाए और आसानी से एनालाइज कर सकें। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लासिफिकेशन का। देखो, अब सेकंड में हमने उन मार्क्स को देख के एक क्लास इंटरवल डिसाइड की। हमने विड्थ क्या ली, क्लास विड्थ की बात कर रहे हैं, मीन्स जो इसमें गैप होता है वो हमने 10 का ईच गैप लिया है। इक्वल क्लास इंटरवल्स हमने बनाई, फुल कवर कर दिया इसमें डाटा को। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, टैली मार्क्स क्रिएट करना। जैसे कि हमारे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20। सपोज करो कि इसमें कितने स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स 0 to 10 के बीच में आए हैं। जैसे कि 2 स्टूडेंट, तो हम 2 बनाएंगे, 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 10 to 20 मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, 5। तो 1 2 3 4 और 5 हम एक क्रॉस लगाएंगे। ऐसे अगर 4 हैं तो 1 2 3 4। सपोज करो कि किसी में 10 स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और क्रिएट करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। कट, 5 पे हमेशा हमें कट लगाना है। और अब हमने टैली मार्क्स क्रिएट कर लिए, ठीक। अब हम इसको और आसान कैसे करें, अब हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रेडी करेंगे, मीन्स। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप, जो कि है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। जैसे कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट स्टेप है। और इसमें हम अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं सिंपल वे में। ये सिर्फ सपोजिंग वैल्यू है, इसको आप पीछे जो मैंने रो डाटा दिया था उसे आप खुद क्रिएट करना, तब आपको सही पता लगेगा, ठीक है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे बनाते हैं, टैली की हेल्प से। सपोज करो 0 to 10 की रेंज में हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट थे, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो ऐसे ही हम आगे क्रिएट करेंगे, 10 से 20 10, 20 to 30 20, जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी हम इसको एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देंगे टैली को। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास लास्ट, इंटरप्रिटेशन क्या होती है। इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं या फिर कहूँ आइडेंटिफाई करते हैं। इससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं किसी भी डाटा को और एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद इस फ्रीक्वेंसी के बाद हम किसी भी ग्राफ पर अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। मीन्स अब ये जो डाटा है वो ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो जाता है और डाटा को एक मीनिंग मिल जाता है, ठीक। अब हम बात करें इम्पोर्टेंस क्या है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। देखो, जो बल्कीनेस होती है रो डाटा की या टैली मार्क्स की, उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। और इसकी हेल्प से हम आसानी से किसी भी डाटा को समझ सकते हैं और जल्दी समझ सकते हैं। इससे हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और वो भी बहुत आसानी से, और किसी भी डाटा को स्टैटिकली एनालाइज कर सकते हैं हम और आसानी से उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हिस्टोग्राम और पॉलीगन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा। देखो, डाटा को ऑर्गेनाइज करने से क्या होता है, सबसे पहले डाटा को एक मीनिंग मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आसानी से उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसको आसानी से हम प्रेजेंटेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपना टाइम और एफर्ट दोनों ही सेव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है ऑर्गेनाइज करना डाटा को, क्योंकि इकोनॉमिक और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने देखो रो डाटा को कैसे कन्वर्ट किया ऑर्गेनाइज में, उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई करना, देन वेरिएबल्स को कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के बेस पर देखना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑर्गेनाइज डाटा में कैसे अरेंज करना है वो देखा, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे एसेंशियल है वो देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल लास्ट टॉपिक में जो कि है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और यहाँ पर हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फिनिश हो जाएगा कल।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पारुल मेंटोर को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर कोई भी किसी भी स्लाइड में कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो ओके एंड थैंक यू एंड बाय बाय।